भारत के इतिहास में ना एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनका कार्यकाल तो 2 साल से भी कम का था, पर उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। तो चलिए आज हम बात करते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। अब देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री जी का जो कार्यकाल था वो सिर्फ 19 महीने का था। मतलब सुनने में तो ये बहुत ही कम लगता है ना, लेकिन कमाल की बात यह है कि इन सिर्फ 19 महीनों में ही उन्होंने देश की दिशा ही बदल कर रख दी। और यही तो उनके शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली नेतृत्व का जादू था। और एक बड़ी दिलचस्प बात है, उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। जी हाँ, ठीक महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। और शायद यही वजह है कि गांधी जी के जो सिद्धांत थे, जैसे कि सादगी और ईमानदारी, वो शास्त्री जी के जीवन का एक तरह से आधार बन गए। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना विनम्र इंसान देश के सबसे ऊंचे पद तक आखिर पहुंचा कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है उनकी शुरुआती जिंदगी में, मतलब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में। देखिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई का ऐसा कोई बड़ा आंदोलन नहीं था जिसमें शास्त्री जी शामिल न हुए हों। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, वो हर जगह सबसे आगे थे। और इसी संघर्ष के लिए उन्होंने अपनी जवानी के कई साल जेल में भी बिताए। पर हाँ, उनकी लीडरशिप का तरीका ना बिल्कुल अलग था। वो उन नेताओं में से नहीं थे जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। नहीं, वो तो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप संगठन को मजबूत करने में यकीन रखते थे। उनकी असली ताकत किसी दिखावे में नहीं, बल्कि उनके अनुशासन और उनकी सादगी में थी। अच्छा, अब आते हैं उस एक घटना पर। एक ऐसी घटना जिसने उनके चरित्र और उनकी राजनीतिक ईमानदारी को हमेशा हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। प्रधानमंत्री बनने से पहले शास्त्री जी भारत के रेल मंत्री थे और अपने उस कार्यकाल में उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े बड़े सुधार किए। लेकिन फिर 1956 में एक बहुत ही भयानक रेल दुर्घटना हो गई। अब ऐसे में शास्त्री जी ने किसी और पर उंगली नहीं उठाई। उन्होंने उस त्रासदी की पूरी नैतिक जिम्मेदारी खुद पर ले ली। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, उस समय भारतीय राजनीति में ऐसा करना किसी ने सोचा भी नहीं था। अपने इस एक कदम से उन्होंने पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी यानी राजनीतिक जवाबदेही का एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया जो आज भी एक मिसाल है। ये साफ दिखाता है कि उनके लिए पद से कहीं ज्यादा जरूरी उनके सिद्धांत थे। अब बात करते हैं 1964 की। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो देश बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। सच कहें तो ये किसी भी नेता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ देश में खाने का भयानक संकट था, दूसरी तरफ सीमाओं पर तनाव बढ़ता जा रहा था, और इन सब के बीच देश अपने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के शोक में डूबा हुआ था। ऐसे नाजुक समय में देश को एक स्थिर और मजबूत हाथ की सख्त जरूरत थी। और इन्हीं संकटों के बीच शास्त्री जी ने एक नारा दिया, पर यह सिर्फ एक नारा नहीं था, ये तो देश को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की एक पूरी की पूरी रणनीति थी। और वो नारा था, जय जवान जय किसान। सुनने में सिर्फ 2 शब्द लगते हैं, है ना? लेकिन इन 2 शब्दों में देश की 2 सबसे बड़ी ताकतों को, हमारे जवानों को और हमारे किसानों को एक साथ लाने का संदेश छिपा था। तो ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ने की एक क्लियर स्ट्रैटेजी थी। एक तरफ 1965 के युद्ध में उन्होंने सेना को दुश्मन को जवाब देने की पूरी छूट दी, और दूसरी तरफ देश के अंदर उन्होंने किसानों से अपील की कि वो इतना अनाज पैदा करें कि भारत को खाने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अब ये जो जय किसान था, ये सिर्फ एक नारा बनकर नहीं रह गया। असल में इसी नारे ने हरित क्रांति की नींव रखी। इसके तहत क्या हुआ? बेहतर क्वालिटी के बीज लाए गए, खेती की मॉडर्न टेक्निक्स को बढ़ावा दिया गया और सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया गया। और इसी सब ने मिलकर आने वाले सालों में भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने अमूल को पूरा सपोर्ट दिया और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की। और इसी का नतीजा था कि भारत दूध उत्पादन में दुनिया के टॉप देशों में शामिल हो गया। शास्त्री जी की खास बात ये थी कि वो सिर्फ नीतियां नहीं बनाते थे, वो लोगों से सीधा दिल का रिश्ता जोड़ते थे।
जब देश में अनाज की कमी हुई ना, तो उन्होंने एक बड़ी सीधी सी अपील की। क्या? कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन का उपवास रखें। और जानते हैं सबसे पहले किसने शुरू किया? खुद उन्होंने, अपने घर से। बस यही बात दिखाती है कि एक सच्चा नेता कैसे लोगों को अपने साथ लेकर चलता है। तो चलिए, अब हम उनके कार्यकाल की अंतिम दिनों की तरफ चलते हैं। एक ऐसा समय जिसमें शांति की एक ऐतिहासिक पहल भी है और उनकी मृत्यु का एक अनसुलझा रहस्य भी। 1965 का युद्ध खत्म होने के बाद शास्त्री जी शांति की स्थापना के लिए ताशकंद गए। वहां 10 जनवरी 1966 को उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताशकंद शांति समझौते पर दस्तखत किए। लेकिन अगली ही सुबह यानी 11 जनवरी को बेहद रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। तो फिर शास्त्री जी की विरासत क्या है? देखिए, अपने उस छोटे से कार्यकाल में उन्होंने भारत को आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया। सिर्फ अनाज में ही नहीं, बल्कि रक्षा के क्षेत्र में भी। उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे से पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया और राजनीति में ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे आज भी याद किया जाता है। आज जब हम चारों तरफ बड़े बड़े और शक्तिशाली नेताओं को देखते हैं, तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे शांत, विनम्र लेकिन चट्टान की तरह दृढ़ नेता की विरासत का आज के समय में क्या महत्व है? शायद असली ताकत बड़े बड़े भाषणों या दिखावे में नहीं है, बल्कि चुपचाप अपना काम करने और देश के लिए ठोस नतीजे देने में है।